नमस्कार मित्रों, आज हम रोमन साम्राज्य के उदय के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने चल रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है रोम का उदय। सबसे पहले हम रोम की स्थिति के बारे में देखेंगे कि रोम है कहाँ, रोम की स्थिति कैसी है, साथ ही साथ रोम के इतिहास का क्या महत्व था और रोमन इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, तथा राजनैतिक इतिहास रोम का जो है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रोम की स्थिति को देख लें, जहां हम रोम के साम्राज्य की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आप रोम को विश्व मानचित्र पर देखिए। एक बार रोम को विश्व मानचित्र पे और यूरोप के मानचित्र में आप देखिए। यूरोप के मानचित्र को आप सामने से देख रहे हैं। रोम की स्थिति इटली के मध्यवर्ती क्षेत्र में। इटली यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, उसमें आप देखिए रोम की स्थिति। टाइबर नदी के किनारे पर स्थित रोम इटली के मध्य में स्थित है। अगर हम इटली को यूरोप के मानचित्र में देखें तो जरा ध्यान से देखिए। पूरे यूरोप के दक्षिणी भाग में, बिल्कुल यूरोप के बीच में, ये एक प्रायद्वीपीय देश है, जिसके दक्षिण में भूमध्य सागर है, देख रहे हैं। पूर्व में एड्रियाटिक सागर है। ओके। मध्यवर्ती भाग में अगर मानचित्र जो प्राकृतिक है, इसमें देखिए इटली के मध्यवर्ती भाग में रीढ़ की हड्डी की तरह एपिनाइन पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और इटली के उत्तर में जरा देखिए आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह इटली की जो भौगोलिक बनावट है, वो सामरिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोणों से बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इटली प्रायद्वीपीय भाग है और इसके अधिकांश बंदरगाह पो नदी के पश्चिमी किनारे पर है। और यूरोप का ये ऐसा क्षेत्र है इटली, जहां से आप देखें अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र पर और इसी तरह यूरोप महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, उस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो इटली की स्थिति उसे भौगोलिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोणों से बड़ी महत्वपूर्ण बनाती है। और इटली में फिर रोम की स्थिति देखिए। रोम चूंकि इटली के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित था। रोम एक ऐसा नगर जो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र, इसलिए इटली के अन्य नगरों में रोम सबसे अग्रणी था। तो इटली की स्थिति आपने देख ली। रोम की स्थिति इटली के अंदर कैसे है, इसको देख लिया। तो अब हम रोम के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि रोम का क्या महत्व था। जिसका इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, वो नगर कैसा था। रोम का जो इतिहास है या जो रोमन इतिहास है, वो मात्र इटली का इतिहास नहीं, वो रोम के उत्थान और पतन का इतिहास है। क्योंकि रोम एक ऐसा नगर था जो इटली का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। तो ये नगर किस प्रकार उद्भव को प्राप्त हुआ और कैसे इसका वो काल भी आया कि जब ये प्रमुख विश्व साम्राज्य की राजधानी भी बना। एक वो समय आया जब इसका क्रमिक पतन भी हुआ। तो रोम के इतिहास से इटली का इतिहास आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो रोमन इतिहास इटली के उत्थान और पतन का इतिहास है। शुरू में रोम एक नगर राज था। बाद में जब रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो ये नगर राज्य से इटली के मध्यवर्ती भाग में, जिसको लैटिन प्रदेश कहते हैं, उस लैटिन क्षेत्र में ये एक प्रमुख
राज्य बन गया। फिर एक समय वो आया कि जब संपूर्ण इटली पर रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, और एक दौर वो भी आया कि रोमन साम्राज्य एक विश्व साम्राज्य में तब्दील हुआ, 3 महाद्वीपों में साम्राज्य विकसित हुआ। तो इस तरह एक नगर राज्य से लेकर के विश्व साम्राज्य के रूप में बदलने का इतिहास, विकास का इतिहास रोम का इतिहास है। अब पहला पॉइंट कि जो रोम है एक नगर राज्य से उसकी यात्रा विश्व साम्राज्य तक होती है, और इसीलिए रोम का विशेष महत्व है। दूसरा पॉइंट कि रोम का क्या महत्व है। रोम वो नगर था, या रोमन साम्राज्य वो साम्राज्य था जिसने यूनानी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व थे उनको संरक्षित रखा। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो रोम यूनान और मध्यवर्ती यूरोप के बीच की एक कड़ी है, जिसने यूनानी सभ्यता के सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्वों और मध्यवर्ती यूरोप के जो सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व हैं, दोनों को उसने एकीकृत किया। तो नंबर 2, यूनानी सांस्कृतिक और राजनीतिक जो विशेषताएं थी, इनको उसने एकीकृत किया, संरक्षित किया, उसको संजोया। इस तरह रोम ने यूनानी संस्कृत और राजनीति के जो तत्व थे उनको बचाए रखा। यही नहीं, यूनानियों ने केवल विश्व साम्राज्य का सपना देखा था, उसको मूर्त रूप में स्थापित करने का, उसको यथार्थ में लाने का काम, विश्व साम्राज्य बनाने का काम रोम ने किया। तो तीसरा इसका यह महत्व है कि विश्व साम्राज्य की स्थापना या ये कहा जाए कि जो यूनान का स्वप्न था उसको यथार्थ रूप में लाने वाला रोम था। नेक्स्ट, रोम वो नगर राज्य है जो एक ऐसे साम्राज्य के रूप में विस्तृत हुआ, एक ऐसे उसने राजनीतिक और कानूनी ढांचे को मूर्त रूप दिया जो यूनानी नहीं कर सके थे। तो यूनान से अधिक कानून और व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचे का विकास रोम ने किया। तो राजनीतिक जो संगठन था, जो प्रशासनिक संगठन था, और कानूनी व्यवस्था, इसको रोम ने यूनान की तुलना में अधिक विकसित किया, इसलिए इसका महत्व है। रोम का महत्व इस दृष्टिकोण में भी है कि रोम ने ईसाई धर्म को जो संरक्षण प्रदान किया, जो इसका प्रचार प्रसार किया, ईसाई धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित रोमन साम्राज्य ने किया। रोम जो था ईसाई धर्म का प्रमुख संरक्षक, तो रोम की ये बहुत बड़ी देन है जो कि ईसाई धर्म को उसने विश्व में फैलाने का काम किया। रोम के परवर्ती जो शासक थे, अगर उनका संरक्षण न मिलता, उनके संरक्षण का अभाव होता, तो संभवतः ईसाई धर्म इतना विकसित, इतना विस्तृत न हुआ होता। तो ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य की एक बड़ी देन, इसको विश्व धर्म के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने का काम रोम ने किया। तो ये इसका महत्व है। अब रोम के जो लोग थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, रोमन साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, इसको हम देखेंगे। स्थिति आपने देख लिया, रोमन साम्राज्य
का महत्व क्या था उसको देख लिया, रोमन साम्राज्य के रहने वाले लोगों के बारे में। तो जो निवासी थे यहाँ के रोमन साम्राज्य के मूल निवासी, वो कहाँ से आए? रोमन साम्राज्य जो इटली में विकसित हुआ, पल्लवित पुष्पित हुआ, इटली प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता के निवास का स्थल था। इटली में प्रागैतिहासिक काल के मानव के चिन्ह मिलते हैं, और वो जो मानव लोग थे वो फ्रांस के क्रो-मैग्नन मानव की जातियों से मिलती जुलती जात थी। उसके बाद जब नवपाषाण काल हुआ तो नवपाषाण काल में यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो जात के लोग हैं उनका विकास हुआ, और भूमध्य सागरीय जो मानव थे उसके बाद कांस्य युग में इस क्षेत्र में इंडो यूरोपियन जातियों का किसी समय आगमन हुआ, और वो ऐसे लोग थे जो पहिएदार गाड़ी और अश्व से परिचित थे। उन लोगों ने, इंडो यूरोपियन लोगों ने यहाँ पर बसना चालू कर दिया। ये समय है नवपाषाण काल का। तो अगर हम कहें कि इटली के जो मूल निवासी हैं या रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं उनके पूर्वज इंडो यूरोपियन थे तो गलत नहीं होगा। ये इंडो यूरोपियन लोग अश्व से परिचित थे, रथ का संचालन करते थे, लोहे से परिचित थे। तो ये लोग धीरे धीरे आकर के यहाँ बस गए, और इनके बसावट का जो क्षेत्र था वो मध्यवर्ती इटली था। मध्यवर्ती इटली, जिसको लैटियम कहते हैं, वहाँ पर ये लोग बसे। तो इस प्रकार इटली में जो रहने वाले इंडो यूरोपियन थे, इनकी दो शाखाएं, जिसको हम एक को लैटिन कहते हैं और दूसरे को ओस्कन। तो लैटिन और ओस्कन जाति की इंडो यूरोपियन मूल के दो समुदायों का प्रारंभिक निवास स्थान इटली था। कौन कौन? लैटिन और ओस्कन। रहते कहाँ थे? जो मध्यवर्ती इटली का क्षेत्र है जिसको लैटियम कहते हैं, वहाँ पर इन लोगों ने बसना चालू कर दिया। लैटिन लोग जो थे वो शुरू में एपिनाइन पर्वतमाला के बीच में निवास करते थे, वो उस मध्यवर्ती क्षेत्र में निवास करते थे। बाद में ये लोग चले आए टाइबर नदी के दक्षिणी क्षेत्र में, वहाँ रहने लगे। इसी तरह जो ओस्कन थे इनको उम्ब्रोसेबेलियन कहा जाता था। ये लोग भी अनेक शाखाओं में बट करके दक्षिणी इटली में और मध्यवर्ती इटली में इन्होंने अपनी बसावट बसा ली, अपनी बस्तियां बसा ली। ओस्कन को क्या कहते थे, इसे ध्यान रखें, उम्ब्रोसेबेलियन। ये ओस्कन कहलाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ और जातियां भी इटली में आकर के रहने लगी। इटली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में लागुरियन लोग आकर के बस गए, और इसी तरह लोम्बार्डी के मैदान में एक जात की शाखा आकर के बस गई जिसको कि गाल कहते थे। तो कौन कौन? लागुरियन, ये इटली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बस गए, और उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, और जो लोम्बार्डी का क्षेत्र है, लोम्बार्डी के क्षेत्र में गाल लोग बस गए। ये कब? ऐतिहासिक काल में, जब से इतिहास लिखा जाने लगा। तो ऐतिहासिक काल में ये दो नई जातियां आकर के बस गई, और इन्हीं के कारण इटली के इस प्रदेश को लागुरिया क्षेत्र, और जहां गाल रहते थे उसको गेलिया। तो गाल वालों का क्षेत्र गेलिया कहलाया, और जहां लागुरियन लोग रहते थे उसको लागुरिया प्रांत कहा गया। ओके, तो इस तरह ये जातियां इटली में पाषाण काल से लेकर के आधुनिक ऐतिहासिक काल तक ये जातियों ने धीरे धीरे इटली में अपनी बस्ती बसा ली, और ये लोग रहने लगे। समय के साथ साथ इटली में और जातियों का भी प्रवेश हुआ। 13वीं
शताब्दी BCE से लेकर के 6ठी शताब्दी BCE के बीच, 13वीं से लेकर के 6ठी शताब्दी BCE के बीच इस इटली के क्षेत्र में दो अन्य जातियों का भी प्रवेश हुआ। एक थे एट्रस्कन और दूसरे थे यूनानी। एट्रस्कन और यूनानी, ये दो जातियां 13वीं शताब्दी BC से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच आई और इटली में उन्होंने रहना चालू कर दिया। हेरोडोटस जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो एट्रस्कन हैं ये कब आए, कहाँ से आए, इनका थोड़ा आना अनिश्चित जैसा है। लेकिन हेरोडोटस इनको कहता है कि ये संभवतः एशिया माइनर के लीडिया क्षेत्र से आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्ती बसा ली। तो एट्रस्कन जो आए, इन्होंने अपनी बस्ती बसाई कहाँ? इटली के सिसिली क्षेत्र में। जो सिसिली मानचित्र में एक बार सिसिली को फिर से देख लें। इटली के पास एक द्वीपीय देश क्षेत्र है। इटली के पास सिसिली और कोस्का था सार्डिनिया, इन दोनों को देखें आप। तो एट्रस्कन जो आए, उन्होंने सिसिली में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर दिया, वहां पर बस गए। हेरोडोटस इसको एशिया माइनर से आना बताता है। अब जो एट्रस्कन लोग थे, ये लोग तुलनात्मक रूप से इनकी सभ्यता बहुत समुन्नत थी, ये सभ्य लोग थे और इन लोगों ने जो धर्म और राजनीतिक संस्थाओं का यहाँ विकास किया, उसका प्रभाव रोमन साम्राज्य पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। तो एट्रस्कन लोग जो थे वो विकसित थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की ऐसी संस्थाओं का विकास किया। ये लिखना भी जानते थे, लेकिन इनकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इन्होंने ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते थे। मैंने पहले बताया कि इनके धर्म का, इनकी राजनीतिक संस्थाओं का प्रभाव रोमन साम्राज्य पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये बहुदेववादी थे, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये मानव तथा पशुओं की बलि भी देते थे, जिसका कि प्रभाव आगे चल करके रोमन साम्राज्य पर भी पड़ा। एट्रस्कन लोग जो थे वो विभिन्न प्रकार की कलाओं में भी बहुत माहिर थे। ज्योतिष विज्ञान और भविष्य तथा फलित ज्योतिष के बारे में भी ये लोग बेबीलोनियन सभ्यता की तरह विश्वास करने वाले लोग थे। धातु का ज्ञान इनको था। धातु के बर्तन, विभिन्न प्रकार के आभूषण, सूती वस्त्र बनाना, इन कलाओं से ये अच्छी तरह से परिचित थे। क्योंकि ये बहुदेववादी थे, तो अपने देवता के लिए इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया और उन मंदिरों में मेहराब और गुंबदों का प्रयोग इन्होंने किया, जिसको चल करके आगे वास्तुकला के रूप में रोमन साम्राज्य ने भी अपनाया। तो गुंबद और मेहराब वास्तुकला की विशेषता भी इनको ज्ञात थी। अपने देवताओं के लिए ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। रोमन साम्राज्य के लोग जो नृत्य, गीत, संगीत, इसका आनंद लेते थे, विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशल और विभिन्न प्रकार के ऐसे जो उनके द्वारा आयोजित होने वाले प्रीतभोज या क्रूर क्रीड़ाएं थी, ये सब उनके ऊपर एट्रस्कन जात के लोगों का ही प्रभाव था। मतलब एट्रस्कन लोग नृत्य संगीत में, प्रीतभोज में और विभिन्न प्रकार के ऐसे शारीरिक करतब या ऐसे कौशल या ऐसे खेलों में विश्वास करते थे, खेल खेलते थे, जिनको कि बाद में रोमन साम्राज्य ने अपनाया। तो नृत्य संगीत, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा, ये सब लोग किया करते थे। एट्रस्कन लोग जो थे वो एपिनाइन पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसको कि आज टस्कनी कहते हैं, वहां पर बस गए। पहले इसको एटूरिया कहा जाता था। इस क्षेत्र में आकर के इन्होंने
इटली और सिसिली वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आपने देख लिया कि रोम का उदय किस प्रकार हुआ, रोम की स्थिति कैसे थी और रोम का महत्व क्या है, रोम के निवासी कौन थे। अब ये जो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, इसको जानने का स्रोत क्या है? दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, रोमन इतिहास को जानने का स्रोत और रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास, इसको हम देखते हैं। मित्रों, अब हम अध्ययन करेंगे कि रोम के इतिहास को जानने का स्रोत क्या है और साथ ही साथ रोम के राजनीतिक विकास यात्रा कैसे कैसे उसका राजनीतिक विकास हुआ, इसको देखेंगे। रोम के बारे में जानने के लिए दो प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरे साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आते हैं? रोमन साम्राज्य के नगरों के अवशेष, जो उनकी इमारतों के अवशेष, मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां, जो उन्होंने मेहराब, गुंबद या इस प्रकार के ऐसे स्मारक बनाए हैं, वो प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आभूषण, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। औजार, हथियार आदि आदि। इसी तरह जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, उस समय के जो पुस्तकें लिखी गई हैं या उस समय के जो मूल दस्तावेज हैं, जो आंशिक रूप से उपलब्ध होते हैं या पूरे रूप से उपलब्ध है। तो रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए रोम का उदय किस प्रकार हुआ, कैसे वो एक राजतंत्र से गणतंत्र और गणतंत्र से फिर आगे की यात्रा पूरी हुई, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, किसी अन्य देश की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए इसके इतिहास को हम अच्छी तरीके से जान भी सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तो हो गए। अब साहित्यिक साक्ष्य में कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं? प्रथम सदी BCE में हेलिकार्नेसस का एक बहुत बड़ा लेखक था जिसका नाम था डायोनाइसियस। ये लेखक है हेलिकार्नेसस का। इसने पुस्तक लिखी रोमन एंटिक्विटीज। रोमन एंटिक्विटीज ये पुस्तक है। टाइटस लिवियस एक लेखक है, उसने अपना ग्रंथ लिखा। प्लूटार्क, जूलियस फ्लोरेस, डियोडोरस, एपियन, ये कुछ ऐसे लेखक हैं जिन लेखकों ने यहाँ के प्राप्त मूल दस्तावेजों के आधार पर, रिकॉर्ड्स के आधार पर अपनी पुस्तकें लिखी, जिसमें रोमन साम्राज्य के बारे में, रोम के प्रारंभिक उदय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम रोम के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, इसको देखते हैं। रोम, मैंने आपको बताया था कि रोम एक ऐसा नगर राज था जिसकी स्थापना सबसे पहले इटली के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई और बाद में धीरे धीरे इटली के मध्यवर्ती क्षेत्र में उसका विकास हुआ और आगे चल करके संपूर्ण इटली और बाद में चल करके वो एक विश्व साम्राज्य बना। तो रोम जो था, इसका विकास 753 BCE जब यहाँ पर राज्य की स्थापना हुई, उस समय से हम पढ़ते हैं। रोम की स्थिति कहाँ है? टाइबर नदी के उत्तरी तट पर। टाइबर नदी है, टाइबर नदी का उत्तरी तट, और सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इसको पहाड़ पर बसाया गया। टाइबर नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित नगर था।
जैसे जैसे रोम शहर का विकास हुआ, टाइबर नदी के किनारे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उस पर रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। तो 6 और पहाड़ियों पर भी रोमन साम्राज्य का विकास हो गया। तो इस तरह रोम जो था 7 पहाड़ियों पर बस गया, इसलिए इसको 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। और टाइबर नदी समुद्र से 15 मील की दूरी पर स्थित है। तो रोम एक नदी पत्तन था, नदी बंदरगाह था, ठीक समुद्र किनारे नहीं है, समुद्र से 15 मील दूरी पर है। तो इसकी जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो पूरा नगर पहाड़ी पर स्थित था, दुश्मन आए तो पहुंचना मुश्किल। दूसरा, ठीक समुद्र किनारे नहीं है आने जाने के लिए, लेकिन नदी का रास्ता है जिससे नावों से द्वारा व्यापार हो सकता है, बंदरगाह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से रोम की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ऐसा नगर ये बसा। यहाँ पर प्रारंभिक राज्य जो राजतंत्र था 753 से लेकर के 509 तक, यहाँ राजतंत्र के द्वारा शासन की सत्ता संचालित थी। 509 से 7 BCE तक यहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था रही। ऊपर भी आप इसको BCE देखेंगे। और 27 BCE से लेकर के 476 CE तक यहाँ पर साम्राज्यवादी व्यवस्था रही। या इसको हम कह सकते हैं कि ये वो समय था जब रोमन साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ और साम्राज्य युग इसको कहा गया। तो 3 चरणों में रोम के इतिहास को देखते हैं। पहला राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र और तीसरा साम्राज्य युग। ओके मित्रों, रोमन साम्राज्य के अब जो राजवंश थे या गणतंत्र के समय में जो शासक थे, उन शासकों के बारे में और रोम साम्राज्य के संवैधानिक इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय भी देंगे। चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।